तो सर आज का एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है और वो है अगर हम देखें किसान बिल को जी। एक उसके अंदर आपका एक नाम बड़ी प्रमुखता से देखते हैं क्योंकि आप लिखते हुए कभी आप लगातार किसान बिल के ऊपर लिख रहे हैं सर। अभी जैसे आपने अभी बताया हमारे को कि आप खुद किसान फैमिली से जुड़े हुए हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें तो कोई आपके ऊपर आरोप लगा नहीं सकता कि आपको किसानी के बारे में क्या पता। आप तो डॉक्टर हैं, आपको क्या पता। वो मेरे ख्याल से शायद आपको सबसे ज्यादा अच्छे से पता है, जो हम अभी अभी देखा है हमारे जो अपना आपने जो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सर एक चीज मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, जो आपका जी। किसान बिल जो आया है सर, आप उसको समझ भी गए होंगे क्योंकि किसानी को आप बहुत पास से देख चुके हैं। आप एक बहुत ही लर्नड इंसानों में हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये आपके इसके ऊपर भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपका कोई आपको बहका रहा है या आप भोले हैं, आपको बहका दिया गया, जो कि एक नॉर्मली चल रहा है ट्रेंड कि किसान तो भोले हैं उनकी समझ में नहीं आता। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आपको समझ में नहीं आया होगा। सर आपका अपना विचार किसान बिल के ऊपर। दूसरा सर, मैं 3 क्वेश्चन को कंपाइल करके आपको एक साथ ही बता रहा हूं सर। सरकार जो बिल लाई उसके बारे में आपका क्या विचार है सर। दूसरा, जो किसानों ने जो एडिशन जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, इस एजिटेशन के खिलाफ जो सरकार ने जो कदम उठाए, आपको उन कदमों के बारे में क्या लगता है कि क्या वो तरीका ठीक था। एक चीज और सर, साथ में सरकार ने जो फॉर्म बिल लाए हैं, अगर सर आप इसके अंदर सोचें, इसको किस तरीके से हम सरकार इसको कर सकती थी कि ये इतना बड़ा मुद्दा ना बनता और ये इजीली सॉर्ट आउट हो जाता सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए हैं फॉर्म बिल के ऊपर। और सरकार जो कह रही है कि जितने भी किसान हैं बहुत मासूम हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं सरकार के इस नज़रिए को एक तरफ से जायज़ मानता हूं कि किसान बहुत ही मासूम है और जब तक कोई मासूम नहीं होगा तब तक उसका शोषण संभव भी नहीं है। जी। और ना सिर्फ मासूम है बल्कि उनमें अशिक्षा बहुत है। उनको अपने अधिकारों के बारे में, बिल के डिटेल्स के बारे में, मैं बहुसंख्यक किसानों की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि जो बहुसंख्यक 80-85% हमारे देश के किसान हैं, उसके पास जो लैंड होल्डिंग है वो 2 एकड़ से कम है। जी बिल्कुल। यानी हम 85% वैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो आबादी बहुसंख्यक है और वो किसान हैं। और उसमें से ज्यादातर लोग भले सिग्नेचर करने के लिए और कुछ शिक्षा लेने के बाद आप उसको थोड़ी बहुत आपके लिटरेट की डेफिनेशन में वो आ जाता हो, लेकिन वास्तविक तौर पर उनकी उतनी समझ नहीं है जितनी की होनी चाहिए, जितनी कि आपके इस बिल को समझने के लिए और बिल के आगे और पीछे की जो वाक्य हैं उसको समझने के लिए उसकी जरूरत है। और इसलिए वो बिल्कुल मासूम है, लेकिन उनको जो बरगला रहा है वो बरगलाने वाली ताकतें सरकार में बैठी हैं और उसके पीछे बुरा नहीं माने, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है और उसमें एडवर्टीजमेंट है और उसमें पैसे हैं और पैसे लेन देन की बात है, व्यापार की बात है। और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी संस्थाएं इसके पीछे काम कर रही हैं। ये समझ के बाद अगर एक एक चीज को समझेंगे कि ये क्यों लाया गया है, किस तरह से आपको विदेशों से या वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, आपको क्या दिखाना है। अगर आप भारतीय इतिहास को समझें तो अभी तक कानूनी तौर पर हम लोग एक सोशलिस्टिक कंट्री हैं, जबकि ये डेफिनेशन तक ही या किताब के पन्नों तक ही सीमित है। लेकिन वास्तविक तौर पर हम लोग इतने घोर कट्टरवादी पूंजीवादी राष्ट्र बन चुके हैं जितना कि आज अमेरिका भी नहीं है। और
इसमें जो अशिक्षा है, जो मैंने बहुत पहले, थोड़ी देर पहले आपको बताई, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका का जो लोकतंत्र है और पूंजीवाद है, वो शिक्षा की वजह से वहां एक बैलेंस स्टेटस है कि जब भी आप गलत करेंगे तो आपको सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है, और खड़ा करने के लिए उनकी ज्यादातर लोगों की समझ जो है वो अच्छी है। इसलिए और हमारे यहाँ क्या है कि वो समझ जो है नहीं है, और राजनीतिक विपक्ष बहुत ही कमजोर है। और विपक्ष में ज्यादातर जितने भी लीडरशिप को मैं देख रहा हूँ, बहुत दुख के साथ में कह रहा हूँ कि वो अक्षम विपक्ष है और कमजोर विपक्ष है, और कमजोरी की बहुत सारी वजहें हैं, और उसमें लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग की भी वजह है, और भी कुछ उनकी पर्सनल निजी काम और कमियां हैं, जिसकी वजह से वो मजबूती से सरकार के सामने बोल नहीं पाते। उनमें एक ऐसी भी सोच है जो जैसे देखिए अमेरिका के अंदर अगर देखिए कि दो पार्टियां प्रमुखता से वहां पे चुनाव लड़ती है, बाकी और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं। उन दोनों पार्टियों के अंदर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, उनके पास ऐसे मजबूत संगठन है। एक शैडो वहां पर मिनिस्ट्री बनती है, चाहे आज बाइडेन साहब की बनी हो मिनिस्ट्री, उसकी शैडो मिनिस्ट्री जो है वो रिपब्लिकन्स की भी होगी। ऐसे ही अगर रिपब्लिकन की सरकार होती है तो इसकी एक शैडो मिनिस्ट्री होती है, जो उनके उसमें इंटेलिजेंट लोग बैठे होते हैं, जो एक एक चीजों के ऊपर विश्लेषण अध्ययन करते हैं और उसको आम जनता के बीच में पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो सिस्टम है अभी ये यूनिलैटरल हो गया है। इसमें बहुसंख्यक वर्ग जो है हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि उस तरह का है जैसे कि एक जमाने में जर्मनी में कभी हिटलर के समय हुआ करता था, जो नीतियां हुआ करती थी, हमारी आज की नीतियां उस तरह से मतलब लोकतंत्र ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पार्टी का व्यक्ति अपने किसी दूसरे कलीग के एक्शंस के ऊपर कुछ नहीं बोल पाता हो। ये लोकतंत्र कैसा है जिस लोकतंत्र में पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। आप देखिए कि वहां अभी एक जो इनके ऊपर महाभियोग लगाया गया है राष्ट्रपति महोदय के, भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय ट्रम्प साहब के पास, तो कुछ लोग उनकी पार्टी के उनके विरुद्ध में बोल रहे हैं। कई सारे गवर्नर्स वहां के विरुद्ध में बोले, लेकिन क्या आपने कभी यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय के विरुद्ध में उनके पार्टी के किसी भी व्यक्ति को बोलते हुआ देखा है आपने? सुना है आपने? तो बिल्कुल डेमोक्रेसी कैसे है? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति चुनाव में वोट दे दिया और चुनाव से आप सेलेक्ट हो गए तो इसका मतलब है कि उस देश में लोकतंत्र है। जी नहीं, लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र वो है जब आप चुनने वाले के दिमाग में सही विकल्प पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से दिए गए, और जहां पर इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी के, और हम अपने उसके आधार पर, जिसको कहते हैं सही सूचना के आधार पर अपने सही और गलत का निर्णय ले पाए, वो वास्तविक लोकतंत्र है। तो वैसी इंडिपेंडेंट सूचना प्रणाली आज हमारे पास नहीं मौजूद है, और इसलिए इस देश में जो भी है, जो भी सो कॉल्ड वोट प्रणाली जरूर है, लेकिन वो वोटिंग प्रणाली भी आपको मीडिया के द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, फेक न्यूज के द्वारा, इम्प्लांटेड न्यूज के द्वारा, कई तरह से पैसों के द्वारा, कई स्तर पर ऐसे डोनेशंस, ब्राइबरी, और ये अक्सर, और ईवीएम फ्रॉड, इस तरह से जब आप लोकतंत्र में जीत कर जाते हैं, लोकतंत्र तब लोकतंत्र होता है जब आप लोगों की भलाई के लिए काम, जब लोकतंत्र में चुनने के बाद आप पूंजीपतियों की भलाई के लिए काम करेंगे तो उसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। अब इसमें कैपिटलिज्म भी दो तरह का है, एक है आइडियलिस्टिक कैपिटलिज्म और दूसरा है क्रोनी कैपिटलिज्म। तो हमारे यहाँ जो लागू है ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिसको भ्रष्टाचारी पूंजीवाद कहते हैं। यानी कि पैसे के लेन देन के आधार पर आप पॉलिसीज को और चुनावी चंदों को आपने देखा इतनी आसानी से इस तरह से घालमेल कर दिया गया कि कोई भी
आसानी से ब्लैक मनी डोनेट कर सकता है और उसके लिए कोई पूछने की आवश्यकता नहीं कि डोनेटर कौन है। जी और ये बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा फ्रॉड आया उसके सामने। तो अब कोई भी सरकार अगर इस तरह से चुन जाए और वो ये कहे कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठकर हम लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इस चीज से व्यक्तिगत तौर पर असहमत हूँ। कहने के लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेमोक्रेसी नहीं मानता। यहाँ पर पूंजी तंत्र के द्वारा आपके माइंड को हाईजैक करके धर्म या राष्ट्रवाद या कुछ ऐसी भाषाई और लिंग और इस तरह से कोई भी नफरत फैलाकर गिने चुने या चुने गए प्रतिनिधि जो है, इसको लोकतंत्र नहीं कहते। जब आप मुद्दों पर चुनकर जाएं, मुद्दों की बात कर जाएं, किसान के मुद्दे पर जो आपने जो भी, चाहे हेल्थ पर आपकी क्या पॉलिसी है, एजुकेशन पे आपकी क्या पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी के क्या, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के क्या मुद्दे हैं, वायु प्रदूषण पे क्या आपके हैं, जल संरक्षण के क्या है, इस तरह के मुद्दों को अगर वास्तविक तौर पर डिबेट और डिस्कशन करके जब आप जाते हैं तो लोकतंत्र समझते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस देश में तो लोकतंत्र है ही नहीं। आज की जिस डेफिनेशन से मैं लोकतंत्र समझता हूं और जो वास्तविक तौर पर भी शायद ज्यादातर लोग समझेंगे लोकतंत्र। अब इसीलिए अब मैं किसान आंदोलन से इसलिए आपको समझाना चाहता था इसको कि इस लोकतंत्र जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड लोकतंत्र है, जो कोई भी बिल पास होता है उसमें उसका हित और अहित सुरक्षित होता है। तो हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो, मतलब कहने का मतलब गवर्नमेंट जो है एक पपेट गवर्नमेंट है जिसके पीछे किसी का इन्वेस्टमेंट है और वो दिखने वाला चाहे कोई भी पार्टी हो। हम एक पार्टी की बात नहीं करते, इससे पहले की जो पार्टियां रही है वो भी इस तरह से काम की है। मैं किसी एक सरकार के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि इसके पहले के सरकारों में भी ऐसी चीजें हुई है और होती रही है और उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। अब देखिए, अच्छा शब्द दे दिया जाता है आपको इस तरह से आम पब्लिक को, जैसे आप सेलिंग आउट को क्या कहेंगे, मोनेटाइजेशन कह देंगे, तो लगेगा बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, ग्लोबलाइजेशन कह देंगे, जो आदमी को समझ में लगता है बहुत भारी काम कर रहा है, मतलब आम जनता को लगता है बहुत भारी काम हो रहा है। तो इस तरह के जो मतलब निजीकरण शब्द नहीं कहेंगे, बेचना शब्द नहीं कहेंगे उसको, तो इस तरह के ऐसे शब्दों के जाल बुन दिए जाएंगे कि आम जनता को उसकी समझ नहीं होगी कि सड़क के मोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है। सड़क बेचना वो सीधे कहेंगे तब तो फिर वो हो जाएगा भाई आप। और यही जो डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया शुरू हुई, जिसको आप रिफॉर्म्स कह देते हैं, मतलब अच्छे शब्द कह दीजिए उसको। हम अपने गांव में आप भी अगर किसी से संसर्ग रखते हो तो देखिए, समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक वो होते हैं जो खुद की मेहनत मजदूरी कर कमा कर अपने जीवन यापन को करता है, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो अपने पुरखों की जमीन बेचकर मुर्गा, मछली, अंडा और दारू पीते हैं और पिलाते भी हैं लोगों को। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि इसमें से आप किसको अच्छा मानते हैं। मैं वैसी सरकार जो बेचकर खाती हो उसको इस अपने पुरखों की संपत्ति, यानी कि जो हमारी डेमोक्रेसी पहले जो हमारी विरासत थी, उसको बेचकर खाने वाली समझता हूँ। इसलिए मैं इसको लोकतंत्र तो मानता ही नहीं हूँ। सरकार को कैसे सक्षम माना जाए? सरकार जैसे आप घर में दूसरे जो व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी से खा रहे हैं, वो कौन सी सरकार होगी? वो वैसी सरकार होगी जो खुद की फैक्ट्री लगाएगी, अपनी सरकारी फैक्ट्री में इजाफा करेगी। सरकार जो सक्षम वो होगी जो आपके सरकारी संयंत्र नेगेटिव में जा रहे हैं उसको आप पॉजिटिव में ले आएगी। तब मैं वैसे प्रधानमंत्री को, चाहे कोई भी पार्टी के हो, कोई भी दल के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के भी, किसी समुदाय से आते हो, मैं उसको झुककर सलाम करूंगा और सबके सामने कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री चाहिए हमें, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे नेता चाहिए हमें जो खुद मेहनत करे। बेचना कोई काम थोड़ी ना है। अब कहिए हमने अकाउंट खुलवा दिए, तो कौन से काम है भाई? ये तो बैंकर्स का काम है, वो खुलवाते ही अकाउंट है। इसमें कौन सा विकास है? विकास वो होगा जब आपको जो मिला है विरासत में, यानी कि मैंने आपको एक कहानी बताई कि मैं एक किसान का बेटा था, आज डॉक्टर बन के मैंने अपनी स्थिति को उससे बेहतर किया अपनी मेहनत के बल पे। तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि मैंने अपनी मेहनत की, और हमारे पिताजी के पास जो भी जमीनें थी, आज अगर मैं उसको बेचकर कहीं दारू पी रहा होता और मुर्गा और गाड़ियों पे घूम रहा होता, तो मैं उसको विकास नहीं कह सकता।
और जो ऐसा को विकास मानते हैं उसको उनका विकास मुबारक। लेकिन मैं जो जी। विकास चाहता हूँ या जिसको विकास समझता हूँ, शायद मेरे समझ से यही वास्तविक विकास है और यही होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अब जो पहले तो आप समझिए कि जो सरकार बनी है वो क्यों ऐसे डिसीजन ले रही है, मैं ये समझा रहा था आपको। अब क्या डिसीजन ले रही है? फार्म बिल बनाई। क्यों बनाई फार्म बिल? क्योंकि एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक से लोन का कि आपको 2022 तक 38% जो है टोटल किसानों की जनसंख्या को कम करना है। और उस जनसंख्या को कम करने के लिए क्या है, उसको मजदूर बना दीजिए। सिंपल सी बात है कि ना किसान रहेंगे तो अपने आप ही कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो उसी प्रोसेस में लगा हुआ है। तो वो कैसे होगा, उसको करने के लिए 3 बिल लाए गए हैं। अब ये 3 बिल है क्या? पहला बिल का नाम है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2022। यही बाद में चल के एक्ट बन गया 2020, और यही चल के बाद में एक्ट के रूप में स्वीकार कर दिया। इसमें तो वर्ड देखिए कितना अच्छा है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि ये बिल का जो मकसद है ये खरीद फरोख्त से रिलेटेड है, इसकी बेच से उसको प्रमोट करना है, उसी को फैसिलिटेट करना है। अगर आप समझदार हैं तो कुछ समझ सकते हैं कि इसमें करना क्या चाहती है, और सरकार इसके माध्यम से एपीएमसी मार्केट को खत्म करना चाहती है। वैसे जैसे इन्होंने बिहार में किया, हमारे बिहार को सबसे पहले इन्होंने इसका आइडियलिस्टिक मॉडल चुना, और आज सबसे ज्यादा आपने हाल के कोरोना में बिहार के मजदूरों को ही सड़कों पे चलते हुए देखा होगा। और उनकी यही विपन्नता, जो कल तक वो किसान थे जो मजदूर बनाए गए, यही आर्थिक मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अप्लीकेबल करना चाहती है। अगर आप इसको अच्छा मानते हैं तो आपको मुबारक। सरकार अगर कहती है कि इसमें कुछ काला नहीं है तो आपको मुबारक, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या, आप देखिए एक उदाहरण के तौर पर एपीएमसी मंडियां बहुत कम जगह बची हैं। एपीएमसी मंडियां करती क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। एपीएमसी मंडी जो है एक सरकारी व्यवस्था है जो अनाज खरीदती है किसानों से, और यहाँ पर मंडी के अंदर फिक्स रूल है, और आप एक सरकार द्वारा निर्धारित फसल के मूल्य पर ही उसकी खरीद होती है। और ये डायरेक्ट काम नहीं करती, इसमें अड़तिया यानी जिसको ये मिडिलमैन कह रहे हैं, बेसिकली एक फैसिलिटेटर है जो किसानों को वहां पहुंचने में मदद करता है। सर्विस प्रोवाइडर की तरह हम कह सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर है जिसका वो अपना फी लेता है सर्विस, और उसका फी मामूली फी होता है। और इनका कहना है कि इस मिडिलमैन को मैं खत्म करने जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये, और इससे पहले आप जानिए कि जो सरकार कह रही है कि इससे मैं पूरे देश के किसानों को ये सुविधा देने जा रहा हूं कि अब पूरे देश में किसान कहीं पर भी जाके अपने उत्पाद को भेज सकता है। यहाँ सरकार सीधे सीधे झूठ बोल रही है, क्योंकि 1976 में एक किसानों का आंदोलन हुआ था, और किसानों को कहीं भी जाकर बेचने का जो अधिकार था वो जनता पार्टी की जो सरकार 77 में बनी थी तभी मिल गया था। तो ये आजादी किनको दे रही है, ये अब मैं आपको समझाता हूँ। आजादी दे रहे हैं ये जो एपीएमसी में जो एजेंट होते हैं, जिसको आप अड़तिया कहते हैं, वो हर जगह जाकर अपने उत्पाद को खरीद बेच नहीं सकता। वो जो लेकर वो रजिस्टर्ड होता है पार्टिकुलर मंडी और पार्टिकुलर स्टेट के अंदर, और उस अड़तिया को आप इस बिल के द्वारा आजादी देते हैं कि आप बंगाल का अड़तिया बिहार में भी बेच सकता है, खरीद सकता है, और पंजाब का अड़तिया हरियाणा में भी खरीद सकता है, और महाराष्ट्र में भी खरीद सकता है। यानी जिनको ये मिडिलमैन कह के गाली दे रहे हैं, बेसिकली उसी को ये एम्पावर कर रहे हैं। और ये आजादी उनके लिए है, ना कि किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को ये आजादी 1977 में ही मिल गई थी जनता पार्टी की सरकार में। अब मिडिलमैन यहाँ इसका वैल्यू क्या है और कहां तक ये मिडिलमैन बना रहेगा? देखिए, जब सरकार ये जो अभी प्राइवेट मंडियां आएगी जैसा कि सरकार चाहती है, तो उसमें क्या होगा, ये अड़तिया अब
जो सरकार के लिए काम कर रही थी, अब अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के लिए काम जी करेगी, क्योंकि जी वो डायरेक्टली आके हमारे खेत में तो खरीदेंगे नहीं, उनको कोई जी व्यक्ति चाहिए, एजेंट चाहिए। हम्म हम्म तो हम्म आप इसको भी नहीं मिटा रहे हैं, बल्कि और इनको फ्रीडम दे रहे हैं और जी आजादी दे रहे हैं। और अभी तक जो वो लीगलाइज थे, जो गवर्नमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल थे, अब इसको इररिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, इसको जी पूरा आजादी दे रहे हैं कि जिससे जो मन करे वो आप करें, जिसको चाहे लूट ले। जी और इनके दायरे को आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप आजादी, जिनको कह रहे हैं कि मिडिलमैन है, वो मिडिलमैन को इम्पावर कर रहे हैं, मिडिलमैन को खत्म नहीं कर रहे हैं। जी समझ रहे हैं? तो जी बिल्कुल आपने देखा कि इस बिल के माध्यम से, अब इस बिल के माध्यम से एपीएमसी मार्केट खत्म कैसे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले तक हमारे देश में बीएसएनएल और एमटीएनएल नाम की दो टेलीफोन की कंपनियां थी, जो सरकार द्वारा चलाई जाती थी, और उससे था उससे सरकार को इनकम होता था। जी अब क्या है कि उसके बीच में आपने प्राइवेट प्लेयर्स को लाया, उसके बाद भी रिलायंस जैसे एक प्राइवेट प्लेयर को लाया, जो चुनाव से पहले आपने 18-19 में आपने फ्री सब कुछ देना शुरू कर दिया, ये डाटा फ्री, वो डाटा फ्री, तो हर आदमी उस जाल में फंस गए। और जैसे अंग्रेज यहाँ पर चाय पिलाना हम लोग को शुरू किए थे, क्योंकि चाय तो यहाँ पर पीते नहीं थे, और उसके बाद आप चाय आज कितने पैसे में, और आपको याद होगा तो इतना बड़ा मटका छोटे छोटे आज इतना बड़ा बन गया है। हमें लगता है कि एक ढक्कन की तरफ है, बस आपको चाय में एक छोटी ढक्कन को मिलती है। ठीक वैसे ही आपका रिलायंस का जो ये मॉडल आपको बताया, ये मॉडल भी उसी तरह है। तो पहले कुछ सालों तक क्या होगा कि उन किसानों को ऐसा दिखाया जाएगा कि आपकी यहाँ इस मंडी में तो आपका जो एमएसपी फिक्स है उससे भी ज्यादा यहाँ मिल रहा है। तो ये 2-3 साल तक चलेगा कार्यक्रम, 4 साल, 3 साल, 2 साल चलेगा, जैसे अभी रिलायंस का कार्यक्रम चला। और जैसे ही ये देखेगा कि अब फिर सरकार क्या कहेगी, अब एपीएमसी मंडी को चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एपीएमसी मंडी में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है वहां टैक्स देना पड़ता है। और इससे पंजाब अंदर ही पिछले साल लगभग 4,000 करोड़ का पंजाब गवर्नमेंट को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए फायदा हुआ, 4,000 करोड़ का उसको हेल्प मिला। तो अब ये 4,000 करोड़ देने की इन पूंजीपतियों को जरूरत नहीं है, यानी कि 4,000 का आपने टैक्स रिफॉर्म या टैक्स हॉलीडे दे दिया उनके लिए। 4,000 करोड़ की एक स्टेट में, यानी पूरे अगर सबको मान ले तो कम से कम लाखों करोड़ का आपने एक साल में उस खरीद फरोख्त से उस सरकार के उस मेजर जो बायर है, जो कैपिटलिस्ट है, उसको आपने छूट दे दी। 1 लाख करोड़ का ऐसे ही टैक्स एग्जम्पशन दे दिया आपने। तो देखिए कितना आसानी से और बहुत अच्छा से चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे बाहर तो यहाँ तो टैक्स लगेगा, यहाँ तो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो टैक्स अगर लगाने की जरूरत नहीं है तो इस देश के सारे टैक्स खत्म कर दीजिए। आप भी टैक्स देना बंद, पेट्रोल को काहे आप भैया ये 20 रुपया में बिकना चाहिए, आप क्यों 100 रुपया में बेच रहे हैं पेट्रोल को? टैक्स खत्म कर दीजिए चाहिए। आपने लॉकडाउन किए थे तो आपकी अर्थव्यवस्था की क्या हालत हुई थी? जी तो इस तरह के जो धोखेबाजी है, जो कि सिर्फ मतलब डायरेक्ट इसी तरह का, अगर आप देखेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और बंगाल में अपना पहले साम्राज्य स्थापित की थी, तो सबसे पहले उन्होंने अपना टैक्स एग्जम्पशन कराया था। यही काम ये लोग भी करा रहे, एग्जैक्टली सेम कैपिटलिस्टिक मॉडल। समझ गए? जो काम वहां पे कराया था वही काम यहाँ से ये एपीएमसी वही काम करेगा। एपीएमसी खत्म हो जाएगा, वो घाटे में चलेगा, सरकार अपना पैसा लगा के उसको बिल पे नहीं करेगी, और तब शुरू होगा असली खेल। यानी कि एक शेर के सामने एक वो बकरी का बच्चा खेलता हुआ वहां पे रहेगा। यो हिरन, वो तो बेचारा क्या है, जो बेचारे 80% 83% किसान तो हिरन के उस बच्चे की तरह है जी। और जो थोड़ा मजबूत किसान है वो भैंसे की तरह, सिंग वाले भैंसे की, जो अभी पेट में वो सिंग लगा रहा है, सिंग घुसा रहा है उनके, यानी कि आंदोलन करवा रहे हैं। जो उनको समझ है कि उससे नुकसान क्या है, वो समझदार है और वो बिल्कुल बरगलाए हुए नहीं है जी। तो ये आपका था फ्री मार्केट और एक देश एक मार्केट किसानों के लिए, उसका असली राज जो आपको बताया मैंने। अब आपको मैं दूसरा एक्ट के बारे में बताता हूँ। ये जो एक्ट है उसका नाम है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज।
इसी बिल को कहते हैं। इसमें देखिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द है। ये क्या कर रहा है, फार्मर्स का एम्पावरमेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, प्रोटेक्शन बिल है। एग्रीमेंट क्या कर रहा है, प्राइस का एश्योरेंस देगा, एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म की सर्विसेज दे रही है। आप देखिए इतने शब्दों के इतने अच्छे जाल के अंदर की सच्चाई क्या है। इसी को सिंपल शब्दों में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। इतने बड़े कहानी को कहने का जो बेसिक पर्पस है वो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल कहते हैं। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल है, ये तामझाम के नीचे। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से नुकसान क्या है, अब आप बताइए। आप और हम अपने माँ पिताजी बड़े बुजुर्गों से सीखते आए हैं कि बेटा दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में करनी चाहिए जी। और जब भी इसमें असमानता, अब इन शादी करिए तो बराबर एक तरह के समाज में करिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है। ये हमारे बुजुर्ग हमें समझाते आए हैं। अब यहाँ पर जो दोस्ती होने वाली है एक शेर और एक बकरी के बीच में होने वाली है। और शेर और बकरी की दोस्ती कैसी होगी, कब तक चलेगी, ये समझने में कोई भी बच्चा भी समझ सकता है कि कब तक उसकी जिंदगी बची रहेगी। अब देखिए इसमें कई सारे जो प्रावधान है वो कितने इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि ये ठीक है, ये आइडियल है, कांटेक्ट करेगा, आपको पहले दे देगा और अच्छा है, अच्छा अच्छा चीज बताएगा। लेकिन ये तब तो जब अच्छा अच्छा होगा तब ना। अगर इसमें बुरा हो जाएगा और नहीं मानेगा तब क्या होगा जी। जो उन्होंने एग्रीमेंट किया और कहा कि आपकी क्वालिटी अनाज की ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, तो फिर क्या होगा, एसडीएम साहब के पास जाएंगे जी। एसडीएम साहब क्या न्याय करेंगे। अभी आपके एक महोदय थे, आपके मित्र पत्रकार महोदय हैं, बहुत ही फेमस, उनके चैट लीक हुए हैं जहां वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को खरीदने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। साधारण व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश को खरीदने की बात कर रहे हैं वो, तो अब सोचिए कि एक जो पूंजीपति है, जो सरकार बनाती और बिगाड़ रही है, एक एसडीएम को खरीदने बेचने में उनको कितना वक्त लगेगा, कितना समय। जी। यानी बाघ और बकरी की दोस्ती की जो कहानी आपको बता रहा था, उसकी आप सच्चाई देखिए कि इसमें क्या किसानों को न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी मेरी सर जी एक तो दूसरी बात इसमें क्या है कि एक इस तरह के शिकार आप समझ सकते हैं कैसे है कि आपसे मान लिया 5 एकड़ का हमने एग्रीमेंट कर लिया। एक वास्तविक बंदा है जो आंदोलन पे बैठा है और उसके 5 या 5.5 एकड़ जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले लिया किसी ने, और बैंक के ही लोग उनके पास ले गए कॉन्ट्रैक्टर को। और फाइनली क्या हुआ, उस जमीन पर उन्होंने 5 करोड़ के आसपास लोन, 5.5 करोड़ के आसपास लोन ले लिए। 10 करोड़ 10 एकड़ में 5 एकड़ जमीन थी, उस पर उन्होंने 5 या 5.5 एकड़ के लोन ले लिए, जिसमें से 4.8 या 85 करोड़ जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब वो इधर उधर भटक रहा है बेचारा। वो जो बैंकर है कहता है कि मैं इस पैसे वसूलूंगा, इससे आपको देना होगा जमीन आपकी, हम कहाँ से पैसे लाएंगे। अब ये परिस्थिति अगर पैदा होगा तो वो किसान की जमीन बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये काला है या गोरा है। क्योंकि वित्त मंत्री महोदय कृषि मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमें बताइए इसमें काला कहाँ है। मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें गोरा कहाँ है, इसमें तो काला ही काला है। और इसको छोड़िए, अब अंग्रेजों के समय में जाइए। बहुत कम लोग समझते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन किस आजादी के लिए लड़ी गई थी। उसकी सबसे प्रमुख वजह थी आर्थिक आजादी। एक पूंजीपति के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई थी ये। और पूंजीपति गुलाम, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूंजीवादी मॉडल था जो आपका 1989 और 90 में शुरू हुआ। ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 है। और जो ईस्ट इंडिया करती थी वो क्या करती थी, आपके किसानों से ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे और कुछ पैसे देकर, और फिर उसके बाद क्या कहते थे, उसको ददनी प्रथा कहा जाता था। और उसमें करते क्या थे, नील उगवाते थे आपसे। भैया आपको खाना रोटी चावल है कि नील है। यानी कि आपके प्रोड्यूस के बिहेवियर को भी बदल दिया उन्होंने। अपने लिए उनको नील विदेशों में चाहिए ज्यादा पैसे से, तो नील उगवाने लगे। आदमी को खाना है गेहूं चावल आटा, और अब वो उगवाएंगे नील, और उसकी जमीन को भी खराब कर रहा था वो नील। और पैसे कॉन्ट्रैक्ट की बोल दिया और पैसे नहीं दिए, फिर अब क्या होगा।
और अल्टीमेटली बिल्कुल सही उसके बात। विरुद्ध रिवोल्ट हुआ था। तो आजादी की जी असली लड़ाई 1857 के बाद जो मेजर पार्ट में चली है वो किसानों की आंदोलन है। जी यानी कि जी आप जो लड़ाई देख रहे हैं ये आजादी की दूसरी लड़ाई है जो किसान लड़ रहे हैं, और ये 3 लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एक अपने लिए, दूसरे कमजोर वर्ग के मजदूरों के लिए, जी और तीसरा आम उपभोक्ताओं के लिए। जी हाँ, वो ये बहुत कमजोर वर्ग जी की बात बिल्कुल क्यों कहा मैंने? ये कमजोर वर्ग की बात मैंने क्यों की? क्योंकि आज जो आप 2 रुपये 4 रुपये जो अभी कोरोना के समय आपने अनाज पहुंचाए, उसको किसने जी प्रोड्यूस किया था? वो जी कम दाम पर आपने खरीदे थे। जी अगर जी ज्यादा दाम पे खरीदते तो क्या सरकार के पास इतना धन है कि वो उसको दे पाती वो अनाज? और अगर नहीं दिए होते तो कोरोना काल में कितनी मौतें हुई होती, और हुई भी। वास्तविक मौतें हमें जी आंकड़े नहीं पता है। जी बिल्कुल जब तक नहीं पहुंचा ये हमारा हेल्प, तब तक कितने लोग जी मरे उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। चाहे शहर हो या जी गांव हो, हर जगह लोगों की बहुत बुरी स्थिति है। आज भी कई परिवार इतने आर्थिक दुर्दशा से जी रहे हैं कि परिवार आत्महत्याएं कर रहे हैं, जिस जी वास्तविकता को हम नहीं समझ पा रहे। अब जी इसमें जी तीसरा एक बिल है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020। जी जी वही बाद में एक्ट बना। अब इस एसेंशियल कमोडिटी क्या कहती है? पहले जी क्या था कि प्राइस कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप होर्डिंग को एक लिमिट तक ही जायज जी ठहराएं। यानी जमाखोरी को जब कानून के द्वारा वैधता प्रदान कर देंगे लीगलाइज कर दिया और जाए। जी लीगलाइज कर देंगे, महोदय इसी को लीगलाइज करप्शन कहते हैं। जी यही है काला, ये भी है काला। और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि काला कहाँ है। काला बाजारी इसी से शुरू होता है साहब, जमाखोरी जी से। और जी जमाखोरी कैसे होता है, इस देश के किसी से छुपा नहीं हुआ है। जब फार्मर्स प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज, आज आलू और हर 1-2 साल में टमाटर और प्याज के भाव से आप समझ सकते हैं। जब वो जी बचा है तो 50 पैसे, 1 रुपये 2 रुपये गोभी अभी कोई ऐसे खेतों को चला दे रहे हैं जी उपज। जी तो ये जो उनके प्राइस की गारंटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हमने तो एमएसपी हटाया नहीं है। भाई आपके एमएसपी हटाने से क्या होता है? आपने गारंटी कहाँ दिया? 2 पक्ष जी होता है। तो हमने तो नहीं हटाया, लेकिन गारंटी भी नहीं दिया, तो हटा देने के बाद हुआ। जो जी मजबूत है देगा नहीं। तो जी कानून वैधता तो है ही नहीं उसके अंदर। जी तो अब ये जो है, इसमें अगर 2 रुपये में कोई होर्डिंग कर लेगा और उसको होर्डिंग करने के बाद स्टॉक कर लेगा, जी होर्डिंग करने के बाद वो स्टॉक कर लेंगे और उसमें से कुछ स्टॉक को पहले विदेश में एक्सपोर्ट कर लेंगे और उस समय जी 2 रुपया कमाएंगे, और फिर बाकी के रेटिव डेफिशिएंसी पैदा कर देंगे देश के अंदर। जी तो ऑटोमेटिकली तो 2 रुपये में खरीदे थे, और डिमांड सप्लाई मिसमैच होने से कुछ दिनों जी के बाद ही ये 2 रुपया वाली चीज 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया आलू प्याज बिकने लगेंगे। तो बिल्कुल अब बिल्कुल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस जो कानून है, इसके अंदर गोरापन है या कालापन है? बिल्कुल ये सही किसानों बात, के बिल्कुल हित सही। में है या अहित में जी है? जी ये पूंजीपतियों के हित में है या अहित में है? सरकार जी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? जी अब ये तो आपको निर्णय लेना है। अब जी आते हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर समझदार व्यक्ति अपनी आवाज अपने होने वाले नुकसान के ऊपर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर मैं सफरर जी हूं, किसान क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि वो डायरेक्ट सफरर है, सबसे पहला विक्टिम है। लेकिन जी दूसरा और तीसरा विक्टिम हम सब भी हैं। बिल्कुल है, अमीर बिल्कुल है। वर्ग के उपभोक्ता भी, गरीब वर्ग के पीडीसीएस जो उसपे वो उनको कम दामों में मिलते हैं अनाज, वो भी। कल सबकी जिंदगी खतरे जो में भी है। रोटी खा रहा है, जो भी रोटी खा रहा है, अब गरीब है तो हर उसको ज्यादा व्यक्ति इफेक्ट आएगा। जिंदगी के लिए रोटी खाता ही है। हर जी व्यक्ति जीने के लिए रोटी खाता ही है। आप कितने भी पैसे, हीरे मोती जवाहरात इकट्ठा जी कर लें, राफेल ले आए, खाएंगे रोटी ही। बिल्कुल बिल्कुल और जब तक रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इन मुद्दों की बात आप नहीं करेंगे, और किसान सबसे ऊपर होगा उसमें रोटी जी की वजह से।
और जी, मैं जी, किसान को अन्नदाता कहने से आहत हूँ। ये अन्नदाता नहीं है, ये जी, जीवनदाता है, जी, बिल्कुल। क्योंकि इसके बगैर हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जीवन नहीं। जी, बिल्कुल। और उनको हम देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और जी हाँ, पता ये नहीं क्या बता रहे हैं। अब पाकिस्तानी तो देखिए, हर के अंदर सही और गलत हो सकता है, मैं मानता हूँ इस चीज को। जी, हर गलत आदमी किसी चीज के अंदर घुसकर, मैं भी 3 बार आमरण अनशन कर चुका हूँ और मैं जी, पूरे किसान मॉडल और सरकार मॉडल दोनों को समझता हूँ। जी, मैंने देखा है अपने अंदर, आपके साथ भी लोग सही में से गलत भी होते हैं कुछ लोग, और मैंने ये भी जी, देखा है कि आंदोलन को तुड़वाने के लिए सरकार क्या-क्या कर सकती है। मैं अपने जी, आंदोलन को कोट करता हूँ, जब मैं पहली बार आमरण अनशन पे था, तो मेरे जी, आंदोलन को तोड़ने के लिए 200 पुलिस रात को आई थी, जैसे उस दिन आए थे टिकैत साहब के यहाँ, जी, जी, और जी, जी, उसके साथ 200 गुंडे लेकर आए थे हैं, और हैं, उन गुंडों को अपने आगे खड़ा किया। हमारे साथ लड़कियां भी थे, लड़के भी थे, जो सब डॉक्टर्स थे, जी, और 3 फीट की दूरी पर खड़ा किया। जी, और वो लड़के और लड़कियां आज भी मेरे पास, जो गुंडे थे, वो हमारे साथ जो बैठे थे, डॉक्टर्स और वो सब, उन सबको भद्दे-भद्दे इशारे किए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी चीज़ों की, पुलिस जो जी, करवा रही थी, उनके भी रिकॉर्डिंग मुझे आज भी मेरे पास मैंने रखा है वो। कभी मैं उस पर जी, पूरी एक किताब लिखूँगा कि पुलिस कैसे काम कर रही थी। जी, और लड़कियों को और हमको गालियाँ दे रहे थे, पत्थरें फेंक हुँ, रहे थे, उकसा रहे थे हमें कि आप एग्रेसिव होइए। वही काम जो उन्होंने, वो मॉडल जो आपने देखा, झंडा फहराने और इधर-उधर जी, करके कुछ लोगों जी, को यूँ जी, जी, बरगला कर, लेकिन वो जी, मेजॉरिटी नहीं था, किसान वो नहीं था, आंदोलन वो जी, नहीं कहता, जी, वो वास्तविक आंदोलन नहीं है। वो तो, और कौन लोग थे वो भी सामने आए चीज़ें। और जी, उसके बाद किसानों के ऊपर नकाबपोश लोग गए। नकाबपोश लोग हर दंगे के ऊपर जाते हैं, मतलब हर जी, आंदोलन के जो भी सरकार से सवाल उठाते हैं, वो सबके ऊपर नकाबपोश लोग जाते हैं। चाहे वो जी, कोई भी आंदोलन रहा हो, चाहे बिल्कुल, वो बिल्कुल, छात्रों का जेएनयू में आंदोलन रहा हो, चाहे जामिया में आंदोलन रहा हो, चाहे सीए प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे दलित आदिवासियों का आंदोलन रहा हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन में नकाबपोश जाते हैं। और वही हुँ, हुँ, नकाबपोश एक ही तरीका किसानों को जाकर जब पीटते हैं, तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता। कितने किसान जी, जेलों में हैं, कितने किसान उस आंदोलन में घायल हुए, कोई मीडिया नहीं दिखाई इस चीज़ को। बहुत जी, कम लोगों ने दिखाया, बहुत छोटे स्तर पे दिखाया। मैं जी, उसको इसलिए कोई नहीं की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। जी, लेकिन बिल्कुल, कितने किसान आज जेल में हैं, कितने आहत हुए, कितने घायल हुए और कितने मारे गए, कोई नहीं जानता ये आंकड़ा। पुलिस के बारे में सिर्फ दिखाया गया। हमारे माननीय नेतागण जो आज सत्ता में है, जो ऊँचे पद पे बैठे गए, वो उनसे मिलने गए। जी, लेकिन वो उनसे पहले उनके पिताजी, जो जीवनदाता है, किसान जिनके वो पुत्र हैं, पिताजी की भी हालत तो पूछे होते। जी, और वहाँ पर भी जाति की गई, दोनों तरह के हुए एक। तो इस सब षड्यंत्र को मैं अपने पर्सनल जीवन के आंदोलन किए हुए लाइफ में जो मैंने सीखा, मैं देखा, मुझे तो लगता है कि वो वही किताब के पन्ने उलट रहा हूँ, जो मेरे साथ जी, हुआ था वही किसान आंदोलन के साथ हो रहा है। जी, तो एग्ज़ैक्टली ये मॉडल है, तो ये सही मॉडल नहीं है और यही गलती अंग्रेज़ों ने की थी। अंग्रेज़ अगर इस तरह की गलतियाँ नहीं करते, तो हो सकता था कि आज भी अच्छे कामों की वजह से, कई अच्छे काम भी किए उनकी वजह से, वो आज भी जी, सत्ता में होते, हो सकता है कोई रिवोल्ट जी, नहीं होता। और जी, यही गलती ये भी कर रहे हैं जी, और इस तरह की गलतियाँ सही नहीं है। हम बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या करना? तो सरकार कहती है कि हमारे पास विकल्प क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं वो विकल्प भी बताता हूँ कि आपको क्या जी, करना चाहिए, जिससे कि एक तरफ अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं मेरे मान लें ईगो का सवाल है, मेरे सम्मान का सवाल है, मैं सर आँखों पे लेता हूँ आपके सम्मान को और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोकतंत्र में कुर्सी पे बैठे हैं, आपका सम्मान भी होना चाहिए, उसमें सम्मानित तौर से बातें होनी चाहिए, हुँ, वो सब कुछ सही है। तो तीनों बिंदुओं पर मेरी तरफ से जो सुझाव है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जी, सुझाव क्या है। सबसे जी, पहले आप ये करिए कि एपीएमसी मार्केट को हर राज्यों में खोलने की, सरकारी एपीएमसी मार्केट, प्राइवेट नहीं, सरकारी एपीएमसी जी, मार्केट हर राज्यों में खोलने का
नियम बनाइए या हर राज्यों में सर एपीएमसी मार्केट होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है सर, जितना एफसीआई जो एक मिनट मैं बोल देता हूँ, उसके बाद जब आप बताएंगे तो मैं उसके जवाब भी दूंगा। मैं जो सजेशन दे रहा हूँ उसको 1 मिनट खाली सुन लिया जाए। तो मेरा मानना है कि जितने भी एपीएमसी मार्केट है ना, वो हर राज्यों में होना चाहिए एपीएमसी मार्केट, पहली चीज है। और एपीएमसी मार्केट खोलने के बाद आप ऐसा कानून बनाए कि खरीदार चाहे प्राइवेट ओनरशिप का हो या गवर्नमेंट ओनरशिप का हो, खरीदारी इसी एपीएमसी मार्केट में होगी। जो और सारी एपीएमसी मार्केट जो सरकार के कंट्रोल में होगी, चाहे आपको अडानी अंबानी या कोई और कैपिटलिस्ट को भी बेचना हो, वो खरीदेगा इसी मार्केट में आकर, सो दैट दे हैव टू द टैक्सेस और गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो इससे। उसके बाद तीसरा क्या हो, मिनिमम खरीद जो है, चाहे वो सरकार करे चाहे वो प्राइवेट प्लेयर करे, वो कम से कम सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पे ही करे। जी। और ये यूजुअली क्या होगा कि कैपिटलिस्ट या जो प्राइवेट ओनरशिप है वो ऐसा करने के लिए यूजुअली तैयार नहीं होगा। तो जो बायर्स बिहेवियर है उसको चेंज करने का एक तरीका मेरी तरफ से सजेस्टेड है, वो मैं बता रहा हूं, ये मेरा अपना सोच समझ है जी। उसमें 3 चीजों को मैं चाहता हूं कानून में वैधता प्रदान की जाए। एक तो कि एमएसपी से मिनिमम नीचे किसी की खरीद हो नहीं, और ये अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। कैसे, वो मैं अभी आपको समझा कर बताता हूँ जी। मेरा कहना है कि हर जो आप फार्मर प्रोड्यूस को खरीदते हैं वो पैक होना चाहिए। तो जहां पैकिंग करेंगे उसके रोजगार बढ़ जाएंगे आपके, और भी जनरेट करेंगे वो। उस पैकेट के ऊपर 3 चीजें लिखी होनी चाहिए। एक चीज है परचेज प्राइस जी, दूसरी चीजें MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हो वो परचेज प्राइस से 1.5 गुने से ज्यादा नहीं हो, ओनली 1.5 टाइम्स ऑफ द परचेज प्राइस। जो खरीदा उससे 1.5 गुने से ज्यादा लाभ पर नहीं बेच सकते। और तीसरा चीज है MSP, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य। जी। MSP खरीद के लिए मूल्य। अब इससे कैसे बायर बिहेवियर, जो पूंजीपतियों के खरीदने का या कोई भी जो खरीदना चाहेगा उसका बिहेवियर कैसे बदलेगा, मैं थोड़ा समझाता हूं कि इससे फायदा क्या होगा। सपोज कर लीजिए कि मैं एक बायर हूं और मुझे 1 किलो आलू खरीदना है और उसको बेचना है। तो मैंने अगर वो आलू 1 रुपए में खरीदे तो चूंकि 1.5 गुने ही MRP हो सकता है, तो मैं 1.5 रुपए में ही बेच सकता हूं उसको जी। और चूंकि ये MSP से कम है तो यूजुअली हम चोरी करके खरीद तो सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए हम सिर्फ 1.5 रुपए में बेच सकते हैं जी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा 50 पैसे जी। और हमारी कोशिश होगी कि भाई हम ये काम नहीं करें। हम क्या काम करेंगे, तो अब यही 1 किलो आलू अगर MSP मान लीजिए उसका 10 रुपया फिक्स है, तो हमने मान लीजिए 10 रुपया में खरीदे, तो उस पर हम MRP कितना रख सकते हैं, तो 15 रुपया रख सकते हैं हम MRP, वही 1 किलो आलू। और जब हम इसी आलू को बेचेंगे तो फायदा कितना होगा, 5 रुपए। वहां 1 किलो आलू बेचकर 1 रुपया खरीद कर मुझे 50 पैसे फायदा हुआ, क्योंकि MRP फिक्स हो गया था 1.5 गुने। अब MSP पर अगर मैंने खरीदा तो 15 रुपया का मुझे फायदा हो रहा है। अब बीइंग ए बायर एंड सेलर, आपको क्या लगता है कि मेरे बिहेवियर अगर आप कुछ नहीं भी करे तो मैं किस तरह का सामान खरीदना पसंद करूंगा? 1 रुपये में खरीद के 1.5 रुपये में बेचना चाहूंगा या 10 रुपये में खरीद के 15 रुपये में बेचना चाहूंगा? बिल्कुल सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप। हाँ, क्योंकि हमको तो एक ही किलो में हम 5 रुपए कमा सकते हैं, तो 50 पैसा हम क्यों कमाएंगे जी। और इस तरह से आप जो कैपिटलिस्ट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और इस तरह के रूल अगर आप अपनाते हैं तो मेरा मानना है कि किसानों को आप MSP क्या MSP से भी ज्यादा मूल्यों पर खरीदने वाले हमेशा के लिए बायर मिलेंगे। और इस तरह से MSP लागू होगी। ये लागू कर, अभी तक MSP सिर्फ कानून भी बना देने के बाद लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर इस बायर बिहेवियर को MRP की कंपलसरी करके अगर आप फिक्स कर देते हैं तो मेरा मानना है कि इससे बायर और सेलर का बिहेवियर बदलेगा और हर किसानों को MSP
से ज्यादा दाम मिलेंगे, और जी। इस तरह से किसान एम्पावर होंगे, और इस तरह से किसान एक बिजनेसमैन भी बनेगा, जी, और इस तरह जी, से वो असली किसान बनेंगे जो जिसकी हम परिकल्पना करते हैं। और जी, हॉरिजेंटल जी, विकास होगा देश का, कुछ लोगों का विकास नहीं होगा, ज्यादातर लोगों का विकास होगा, क्योंकि 70% आबादी इस देश के किसान है। जी, और तब जी, हम दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्रों में से आएंगे, नंबर एक। जी, दूसरा जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग। जी, तो मेरा कंट्रैक्ट फार्मिंग में दो सलाह है, या तो आप कंट्रैक्ट फार्मिंग को इलीगल कर दीजिए, या फिर कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो है कंट्रैक्ट बायर और सेलर के बीच में प्रोड्यूस के बारे में, ना कि जमीन के बारे में कंट्रैक्ट करना। जी, कंट्रैक्ट जो है अनाज उपज के बारे में कंट्रैक्ट करें, ना कि जमीन के बारे जी, में कंट्रैक्ट। जमीन जी, के बारे में कंट्रैक्ट करेंगे तो उसको पैसा लेने, लोन लेने और ये सब का उसके पास अधिकार होगा, लेकिन जब आप अनाज के बारे में कंट्रैक्ट करेंगे तो वो चीजें नहीं होगा। और वो इस चीज को कंप्लाई करे, इसके लिए पनिशमेंट कम से कम 1-2 साल की सजा, और जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट या कोई अलग ट्राइब्यूनल, या जो भी जो सरकार को उचित समझ में आए वो तरीका बनाया जाए, जहां पर कि और अगर जितना भी डिले होगा, अगर उन्होंने सही समय पर और अगर डिफाई किया, चाहे और जो भी आपने एग्रीमेंट किया है वो आपको खरीदना ही होगा। आप क्वालिटी से डिफर नहीं कर सकते। कंपल्सन होना चाहिए कि जो आपने प्री कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपको खरीदना है, चाहे उसमें सोना उपजे या कोयला उपजे, इससे आप यही भाग नहीं फंसते हैं सकते। सर। नहीं, ये हाँ, भाग जाते हैं ना सर। हाँ, अभी एग्जैक्टली। तभी हमने कहा कि पंजाब। तभी हम जी वही आप मुझे पता पंजाब। है, तभी मैंने आपको ये बताया जी, नहीं कि वो एग्रीमेंट तो कर लेते, बाद में कहते क्वालिटी आपकी है नहीं, ऐसी नहीं, वैसी नहीं। ये जी, नहीं, हाँ, जी, आपने प्री टर्म के हिसाब से, चाहे उसमें 1 किलो उपजे, 2 किलो उपजे, 100 किलो उपजे, छोटा उपजे, बड़ा उपजे, अच्छी क्वालिटी उपजे, बुरी को आपको खरीदना ही जी, होगा, एंड यू हैव टू। जी, तो इससे क्या होगा, वो ज्यादातर चीजों पर उनकी कंट्रोल है और उसमें आपको हेल्प करेंगे। जैसे मौसम से जी, बारिश नहीं हुई तो पानी में आपको हेल्प करेंगे, जी, अनाज की अच्छी फसल की क्वालिटी, बीज की क्वालिटी देंगे आपको, खाद की अप्रोप्रिएट आपको क्वालिटी, क्योंकि इससे उनको लॉस होने की संभावना, जब उनको लॉस होने वाला होगा तब वो जी, उसमें सिंसियरिटी दिखाएंगे। तो यू हैव टू मेक देम सिंसियर आल्सो। एक पार्टी जी, को सिंसियर और दूसरे तारीख को लिबरल बनाकर उसको अगर एग्जेम्प्ट करेंगे तो नहीं जी, होगा। और अगर आपने नहीं माना तो अगर आपको परमानेंट, एक तो ब्लैक लिस्ट करने की संभावना, अगर आपने कहीं भी किसी तरीके से, आप जीवन भर आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे अगर आपने इसको डिफाई किया तो, इस किसी भी जी, एग्रीमेंट को तोड़ा तो। और 2 साल तक की सजा अपने आप हो जी, जाएगा। और तीसरा जो बिल है आपका, जो कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, मेरा मानना है कि ये जो कानून लागू होने से पहले इसके जैसे प्रावधान थे उसी प्रावधान को अभी फिर से पुनः लागू किया जाएगा। यही चीज तीसरे अमेंडमेंट की तरह इसी जी, लोकसभा सत्र में ये बिल ले आए। मैं गारंटी जी। देता हूं कि इस देश का किसान और ये देश आने वाले 20 सालों में दुनिया के समृद्ध किसान और देशों में शामिल होगी। बेहतरीन सर। सर बहुत बहुत अच्छी बात कही सर। पर एक अभी जैसे मैं बीच में बोल रहा था तब आपने मेरे को कहा था कि रुकें, मैं वो चीज आपसे बात करना चाहूंगा सर। जैसे आपने कहा था ना कि वो मंडी वहां पे बनाई जाए, तो अभी सर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास जो लेने का था वो एफसीआई से था, फूड एंड कॉर्पोरेशन जो हमारे पास में डिपार्टमेंट है। तो सर एफसीआई के ऊपर अगर हम देखें, जब 2014 से पहले जितना कर्जा था उस कर्जे में और जो आज का कर्जा है सर, कई कई हजार करोड़ रुपए ऊपर बढ़ चुका है वो कर्जा। उनके पास में लोन उन्होंने उनके ऊपर इतना बड़ा आ चुका है कि लाखों करोड़ों रुपए का उनके ऊपर लोन आ चुका है एफसीआई के ऊपर। एफसीआई को अपने जो एम्प्लॉय, अगर हम बात करें, करीब 26,000 के करीब एम्प्लॉय हैं उनके, तो उनके अपने एम्प्लॉयज के लिए उनके पास में पैसे निकालने के लिए वो नहीं है। दूसरा, उनको जो एफसीआई के लिए जो फंड मिलता था बजट में, वो लगातार कम कर दिया जा रहा है हर बार। तो एक तरीके से एफसीआई तो खत्म कर दी गई है। उनके गोडाउन्स जो थे एफसीआई के, वो गोडाउन्स को अभी वो रिलायंस के और कंपनीज के जो प्राइवेट सेक्टर है उनके गोडाउन्स में उनको अपना अनाज रखना पड़ रहा है एफसीआई वालों को। उनके अपने पास में गोडाउन्स खत्म हो चुके हैं। तो सर अब उस चीज को, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एफसीआई के पास में पैसा नहीं है, सरकार पैसा दे ही नहीं रही है।
उस पूरे डिपार्टमेंट को एक तरीके से धराशायी कर दिया गया है। लाइक आपने अभी बीएसएनएल का सर एग्जाम्पल दिया था, बीएसएनएल के अंदर ही अगर हम देखें तो सर उसके अंदर क्या हुआ था, उसको 4G के लिए वो बार बार एप्लीकेशन डाल रहे थे कि हमारे को 4G शुरुआत करनी है, उनको दिया नहीं जा रहा था, जबकि दूसरे और 4G आ चुके थे। आपने एक बंदे को एक बिजनेस सेटअप को आपने वो फैसिलिटीज नहीं दी, दूसरे को आपने वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी, वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा क्योंकि लोगों को वो फैसिलिटीज ज्यादा दे पा रहा होगा। 4G वो दे पा रहा था, इधर बीएसएनएल नहीं दे पा रहा था। बीएसएनएल के जो क्लाइंटेज है वो कम होती चली गई, जबकि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें जो उनका कवरेज एरिया है, वो बीएसएनएल से ज्यादा बड़ा किसी का है ही नहीं। हर छोटी से छोटी पहाड़ों तक में बीएसएनएल है, जहां पे अभी और कंपनीज नहीं है। लेकिन आज की तारीख में बीएसएनएल इज ए फेलियर। सिमिलरली एफसीआई के अगर हम देखें तो इनका जो पूरा है वो सब एक तरीके से सब ढह चुका है, अभी तो केवल वो ढांचा खड़ा है। हमें नहीं लगता कि एफसीआई वापस रिवाइव कर पाएगा अगर गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट ना करे। तो सर जब बचाई कुछ नहीं है तो एफसी कहाँ से सर नहीं आप मंडी लाने की बात अगर कहें भी तो मुझे तो नहीं लगता सर कि वो इसमें कहीं कुछ हो पाएगा। दूसरा आपका जो वो आपने जो कहा पैकिंग वाला, सर इससे ब्रिलियंट आइडिया हो नहीं सकता। जो आपने कहा कि आपके पास में यहाँ पे मिनिमम जो एमएसपी है वो लिखा हुआ होना चाहिए और उसके ऊपर 1.5 गुने की तरह आपने बताया कि वो अगर लिखा होना चाहिए, इट्स अ बेस्ट आइडिया। ये चीज अगर सही में कंप्लायंस में आ जाए तो शायद आप जो कह रहे हैं वो बात, इनमें से आधी से ज्यादा चीजों के ऊपर से सारी प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी और इसमें कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा ऐसा सॉल्यूशन है, अगर इसको सरकार समझे, पूंजीपति समझे तो एवरीबॉडी इज एट विन विन सिचुएशन। कैपिटलिस्ट को भी 50 पैसे के बदले 5 रुपए का फायदा है। बिल्कुल, मतलब किसान जो बेच रहा है उसको भी एमएसपी की गारंटी अनडिक्लेयर्ड या उससे ज्यादा मिल जा रही है। सरकार को भी कानून लागू करने के लिए किसी को पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं है, अपने आप कानून खुद लागू हो जाएगा। तो आप ऐसा विन विन सिचुएशन क्रिएटेड मॉडल है। खाली आपको परचेज प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमएसपी को आप लागू कर दीजिए, इसको कानूनी वैधता प्रदान कर दीजिए और ना मानने वाले को सख्त सजा के प्रावधान कर दीजिए। मैं कहता हूँ इस देश का किसान और ये देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। आपने दूसरी बात बताई एफसीआई की, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर देखिए, जिस पेड़ में पानी डालेंगे वही पेड़ हरा भरा होगा जी। अभी आपने 20 लाख करोड़ जो है सरकार के द्वारा कोरोना के महामारी के समय में दिया गया, जिसमें आम आदमियों के लिए 50,000 करोड़ भी नहीं था। तो 19.5 लाख करोड़ अगर आप कैपिटलिस्ट को ग्रो करने के लिए, उसके टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हर साल, और उससे पहले 2.25 लाख करोड़ का आपने टैक्स रिबेट दिया था। भाई साहब, अगर आप चाहेंगे तो यही काम किसानों को भी, एफसीआई को भी और जिसको चाहे उसको भी कर सकते हैं जी। और कर सकते हैं। अगर आप सरकार की जो पूरे संसाधन है, तो सब रिलायंस का जो पूरा कैपिटल है वो 6 लाख करोड़ के आसपास है और अडानी जी का जो है वो 3 लाख के आसपास है और अडानी जी का 2/3 से ज्यादा तो टैक्स ही है, मतलब कि लोन है उसके ऊपर। तो ये पैसा तो आप ही का है जो आप ही के बैंक से गया है। ये तो सिर्फ कमिटमेंट की बात है और सरकार के विलिंगनेस की बात है कि आप चाहते क्या हैं। यही तो मैंने कहा था आपको पहले कि वो गोदाम बनाना ही नहीं चाहती है सरकार, क्योंकि उसको अडानी और अंबानी और ऐसे लोगों के गोडाउन बनाने हैं ताकि उनको उससे फायदा हो पाए। तो ये तो ईमानदारी सरकार तभी ला पाएगी जब देश की जनता जागरूक होगी और जनता समझ गई है कि ये असली मिले हुए हैं। तो इस पर चीजें जो है अब इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं और जो वास्तविकता सरकार खुल के एक्सेप्ट नहीं कर सकती है कि वो कह रहे हैं कि बरगला रहे हैं, और लेकिन वास्तव में है कि उनको सच्चाई पता चल गई है। अब बरगला आप रहे थे, आप पकड़े गए हैं और वो समझदार और स्मार्ट किसान है जो समझ रहे हैं। तो इसलिए आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा और खत्म होने का एक तरीका दोनों के लिए विन विन क्या है वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल बताया। अभी सर लोग बाग तो मतलब ये बड़ी दबी हुई आवाज है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने मिलकर जो बातें सुनी है
क्योंकि इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि अडानी और अंबानी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसका नाम आज तक सामने आया ही नहीं है, और सबसे बड़ा प्लेयर है आईटीसी। उसका जितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, जितने रूट्स उसकी गहरी हैं, इतनी अडानी अंबानी की तो हो ही नहीं सकती है। तो आईटीसी सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि गेम प्ले कर रहा है, और बदनाम और जिनको छोटे प्लेयर्स हैं अडानी अंबानी, तो उसके सामने आईटीसी ज्यादा बड़ा प्लेयर है। और ये कहा जा रहा है कि शायद वो उसकी वजह से अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं इसके लिए। तो बड़ा एक अलग सा माहौल है कि गेम कोई और खेल रहा है, खिला कोई और रहा है, और दिखाया कुछ और जा रहा है। वहां भी एक सीन चल रहा है सर। अभी खैर इससे तो हम चलें सर, आपने जो सॉल्यूशन दिया लिटरली वो मैं उसका कायल हूँ। और एक पढ़े लिखे बंदे से आप ऐसे ही अच्छे सॉल्यूशन, अब पता नहीं ये किससे लॉ बनवा रहे हैं या किस तरीके से बनवाए जा रहे हैं कि वो इस तरीके की कंट्रोवर्सीज आ रही है सर। अभी मैंने एक चीज देखी, आपके फेसबुक पोस्ट को भी अगर हम देखें, आपके ट्वीट्स को भी देखें, आप बहुत बेबाकी से सरकार के खिलाफ, चाहे ये वाली सरकार रही हो या पिछली सरकार रही हो, कोई भी सरकार रही हो, आपको बोलते हुए डर नहीं लगता है। आपको लगता नहीं है सरकार आपके खिलाफ कुछ कदम उठाए, आपको कोई किसी भी चीज का डर नहीं है क्या? क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मीडिया, अगर हम मीडिया की भी बात करें तो जो मीडिया अगर उनका नहीं दिखा रही है, एक बायस्ड तरीके से नहीं है, तो अगर अनबायस्ड है तो वो डरी हुई है। मीडिया तक डरा हुआ है, मतलब महसूस इस तरीके से होता है। क्योंकि अगर आप देखें कि क्वेश्चन उठाने का, जबकि अगर हम और दूसरे कंट्रीज के अंदर देखें कि वो वहां के प्रेसिडेंट को भी कोई भी एक सामान्य सा पत्रकार बहुत क्रूअलिटी के साथ में क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसके अंदर ये लगता है कि इतना इतना ब्लंट तरीके से कैसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कोई हिम्मत नहीं है कि एक छोटे से मंत्री को भी अगर आप क्वेश्चन पूछे तो वो भी धमका देता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हें देख लूंगा मैं। तो मीडिया डरा हुआ है, या मीडिया, हम बात करेंगे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों का भी यही कहना है कि मीडिया बिक गया है या डरा हुआ है। दो ही तरीके, मीडिया तक डरा हुआ है। आपको अगर हम देखें ना, तो ये लगता है कि आप पहले कभी डरे हुए थे, ना आज लगता है कि आप डरे हुए हैं। आप इतने दिलेर, ये असलियत में 56 इंच का सीना मेरे ख्याल से यहां मेरे को देखने को मिल रहा है, जो कि बिना डरे अकेले सबके खिलाफ। मतलब मैं ये देखता हूं कि आप जो ट्वीट्स आप करते हैं, जो कमेंट्स आप फेसबुक पे पोस्ट आप डालते हैं, मेरे ख्याल से उन पे लाइक करते हुए लोग डरते हैं, आप लिखते हुए नहीं डरते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, मेरा मानना है कि जब आप वास्तव में ईमानदार हैं और आपके पास सोच समझ की गहराई है और आप आने वाले समय को देख सकते हैं, तो डर किस चीज का? मेरा ना तो किसी सरकार से प्रेम है, ना किसी पार्टी से मेरी मोहब्बत है, और ना ही मुझे ऐसा कुछ है कि कुछ लेना है या कुछ देना है। मतलब लेन देन का अपना कोई धंधा नहीं है। हमको सिर्फ ये है कि मेरे पास जो है, जो मेरी समझ है, वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ, और उसका सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को जीने का मौलिक अधिकार होना चाहिए, एक समान सम्मान मिलना चाहिए, एक न्यूनतम जो डिग्निफाइड लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलना बहुत जरूरी है। और मनुष्य, अगर अब आपको लगता है कि मतलब जिनके पास सच्चाई होगी वो क्यों डरेगा, और जो लोग जिनको खोने का भय है वो डरेगा। जब आप इस चीज में विश्वास करेंगे कि क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएंगे, जो यहीं से लिया है और यहीं को देना है, तो उसमें भय अपने आप खत्म हो जाती है। अगर आपको कोई लोभ होगा तो फिर लालच पैदा होगी, और फिर आप डरेंगे कि ये ना मिलेगा, वो ना मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा, आपको ये चाहिए वो चाहिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक सुंदर सा भारत चाहिए जिसमें हर व्यक्ति प्रेम से रहे,
और सबको जीने से, सम्मान से जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त हो। और सारी लड़ाई, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे कृषकों से संबंधित हो, चाहे पानी बिजली से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, सब जी एक मूलभूत मानव आवश्यकताओं के लिए ही मेरा संघर्ष है। जी किसी सरकार से मुझे कोई लेना देना नहीं, जो भी सरकार आएगी वो गलत करेगी। और मेरी जो समझ है, मुझे लगता है कि ये बेहतर हो सकता है उसको उससे, तो मुझे लगता है कि वो मेरे साथ मेरे दिल के आप आवाज सीने में उठाएंगे। दफन होकर, हाँ, मतलब मैं दफन हो जाऊंगा, उसको लेकर उससे क्या फायदा। बेहतर है जी कि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। जी और जी इसलिए मैं बांटता रहता हूँ जितनी मेरी समझ है। और मैं बहुत ही 2-3 चीजें इससे मैं आपको सामने बहुत ही गर्व से कह सकता हूँ, जो कि इस देश में अगर स्वास्थ्य की क्रांति किसी ने खड़ा की, सरकार जी को, इस देश के राजनीतिज्ञों को स्वास्थ्य पे राजनीति खड़ा करने के लिए मजबूर किया, तो मैं वो पूरी दुनिया में शायद आपको जी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिन्होंने जी दूसरों के स्वास्थ्य के अधिकारों के लिए 3 बार आमरण अनशन किया हो। मैं वो जी हैं अकेला पहला व्यक्ति हूँ। जी विदेशों में लोगों के प्रति स्वास्थ्य की जागरूकता थी, लेकिन दूसरों के अधिकारों के लिए किसी ने आमरण अनशन किया हो, आप ढूंढ कर देख जी लीजिए, हैं कोई नहीं मिलेगा। जी पर्सनल अपने स्वास्थ्य के अधिकार के लिए बहुत लोग कहे हों, जी लेकिन दूसरों के अधिकार के लिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए पूरी दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। और ये शायद जी इसलिए है कि जिस माहौल से मैं बताया जी हाँ कि डर जी था, बिल्कुल वो तो मेरे 4 साल के उम्र अवस्था से ही खत्म हो गए। जी क्योंकि बचपन में लोग भूत से, प्रेत से और ऐसी चीजें तो उसको डराती है ना। जी जी लेकिन जी जिन्होंने खुद अब एक अपने खुद पर, जिनको खोने का कुछ नहीं है, वो डरे किस चीज से, किस चीज जी से डरे। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई कि जो आंदोलन भी था उस समय भी, जब मुझे बिना कारण बस सस्पेंड कर दिया गया, उस समय मैंने जी अपने हर वो, मतलब जो कहते हैं कि जब सोना को आप गर्म करते हैं ना आग के अंदर, कुंदन तो वो कुंदन और में पीला होते जाता है। तो जी जीवन में हर समय मैं भांति पर जलता ही रहा हूँ, तो इसलिए शायद मेरी चमक जो है वो धुंधली नहीं हुई। और मेरे अंदर की जो और मानवता चमक क्या है, है हाँ, शायद वो हमेशा मुझे इसके लिए प्रेरित करता रहा है। और बहुत सारी कठिन परिस्थिति में क्या बताऊँ, जो 14 महीने मैं सस्पेंड था, तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ था। मेरे लिए इसलिए था क्योंकि जब उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, और जी उससे जब ये सवाल पूछा जाता था कि भाई, तुम्हारा जो तुम्हारे फादर हैं वो इसलिए सस्पेंड हैं क्योंकि उन्होंने कोई चोरी की होगी, क्योंकि सस्पेंडेड का मतलब तो यही होता है कि कोई गलत काम जी किया होगा उन्होंने। जी और जब मेरी बेटी ने एक दिन ये सवाल पूछा, तो मैं वाक़ई भावुक हो गया उसके जवाब देने पर कि समाज जो है किस तरह से सोच रहा है और मैं जी क्या कर रहा हूँ उनके लिए। और सरकार को धीरे-धीरे अब मैं देख रहा हूँ कि कम से कम नीतियों में ही सही, उसके बाद कई सारे एम्स बनाए, स्वास्थ्य में जी बजट भी धीरे-धीरे बढ़ा रही है सरकार। लेकिन जी वो जो आप चाहे कोरोना काल की पॉलिसी देख लीजिए, जितनी भी मैंने बातें की, सरकार ने लेट जी सही लेकिन बातें मानी। वो कह रहे मैंने थे जी कि मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म कर दूँगा कोरोना को। मैंने कहा कि कोरोना के साथ जीना होगा, सरकार ने बाद में माना इसको। जी कई सारी ऐसी जी चीज़ें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि ओपीडी जी बंद थी, उसको खुलवाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो वो हम्म। संघर्ष, और सरकार, जब मैं अगर निहित अपने कुछ फ़ायदे के लिए करूँगा, जैसे आरोप तो यही लगाया है ना, नेतागिरी कर रहा है। तो एक ऐसे ही जी आपके जैसे बुद्धिजीवी किसी पत्रकार ने कहा था जी कि आप राजनीति कर रहे हैं। जी मैंने कहा कि महोदय, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं राजनीति कर नहीं रहा हूँ। इस देश में लोगों को राजनीति सिखा रहा हूँ और उससे राजनीति करवा रहा हूँ। ये मेरा काम है। तो सर एक आखिरी बार मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन में, मतलब इस पूरे सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आज की तारीख में अगर हम देखें देश के अंदर जो जनसंख्या है, उसमें जो सबसे बड़ा भागीदारी है वो युवाओं की है। हमारा सबसे यंग इंडिया है, जिसके अंदर अगर हम बात करें, जो आज की तारीख में अगर हम पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखते हैं, यही सरकार बना रहा है, यही सरकार गिरा रहा है, यही एक मूवमेंट को, प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहा है, और इसी की वजह से लोग बाग ट्रोल भी हो रहे हैं। तो आपका कोई एक शॉर्ट मैसेज
आज के लोगों के, आज के युवाओं के लिए जो आप कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहले ही कहा कि इस देश या कोई भी देश या कोई भी समाज अगर विकसित होना है तो उस समाज को 3 चीज़ों को अपनी धुरी में लानी होगी, और वो धुरी है सही शिक्षा और एजुकेशन फॉर ऑल एंड राइट टू एजुकेशन। सही ज्ञान, सही इंफॉर्मेशन ले। कोई भी आदमी आपको, मैं या कोई भी व्यक्ति कुछ भी जी। अगर बोलता है तो बिना सोचे समझे उसको स्वीकार नहीं करें। उस तथ्यों को जाएं, खोजें, खुद से ढूंढें, पढ़ें, खूब सारे पढ़ें और अपने अनुभवों से जांच लेने के बाद ही मुझे या किसी व्यक्ति को अपने इंडिपेंडेंट माइंड से, अनबाइस्ड माइंड से तभी सही या गलत समझें। पहली बात जी। यानी सही शिक्षा। दूसरी जी। बात, अपने स्वास्थ्य, खुद के स्वास्थ्य को ध्यान दें और अपने फ्यूचर जनरेशन के स्वास्थ्य की, अधिकार की लड़ाई लड़ें। इसलिए क्योंकि हम स्वास्थ्य को सिंपल स्वास्थ्य से समझते हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण धुरी है। तभी मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा इंसान 3 बार आमरण अनशन करता है, इतने सारे विपत्तियों से जूझता है, परिस्थितियों के विपरीत, आंधी, पानी, तूफान। इसी तरह के ठंड के मौसम में मैंने पिछली बार आमरण अनशन किया था, जैसे किसान भाई थी। रात को ऐसी ही बारिश हुई थी मेरे टेंट पे, मैं पूरा भीग गया था और तब भी मैंने अपने संघर्ष को नहीं छोड़ा था। तो ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण मसला होगा, तभी मेरे जैसा आदमी इसके लिए संघर्ष कर रहा है। और मैंने कहा था, मेरी मांग सिर्फ ये नहीं थी कि सिर्फ ये चाहिए कि आपको एक एम्स या 2 एम्स चाहिए। मैंने कहा था कि हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत करें, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करें, टर्सरी सेंटर जितने भी आपके गवर्नमेंट के हैं उसको आपको अपग्रेड करके जो है मेडिकल कॉलेज के स्तर का बना के एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन बना दें उसको। और हर 6 करोड़ की आबादी में एम्स बनाए और सरकार से अपने शिक्षा के बजट को बढ़वाएं। आंदोलन, सवाल पूछना पूछें, हर चीज में पूछें, ये क्यों और वो क्यों। सवाल पूछना यंग जनरेशन के लिए जरूरी है। जब तक सवाल पूछना आप शुरू नहीं करेंगे, किसानों के लिए 10% बजट सेंट्रल में और राज्यों के होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। जब इन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बिल्डअप करेंगे, इसी पर आधारित होता है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, मानवीय विकास के सूचकांक। ये मानवीय विकास के सूचकांक के 3 पैर हैं। अगर आप एक पैर काट देंगे किसानों को, तो कभी आपका राष्ट्र विकसित नहीं होगा। कुछ व्यक्ति विकसित हो सकता है। इसलिए अब अच्छी शिक्षा लें, सवाल पूछना जरूर जारी रखें। हर से सवाल पूछें, मुझसे सवाल पूछें, आपने कई सारे तीखे सवाल भी पूछे, लेकिन सबकी जितनी मेरी समझ थी मैंने कोशिश की कि आपको जवाब दें। और जब आप सवाल पूछना भी जाने और जवाब देना भी जाने कि आपकी जवाबदेही क्या है। क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस पर नफरत करना है या भाईचारा, प्रेम, आपस में एक नए भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। नफरत हमेशा बांटता है और हमारा ही देश है, किसी और का देश नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ कि हमारा ही देश है भाई, इसका देश भी हमारा है, व्यक्ति भी हमारा है और ये पूरा विश्व हमारा है। ये मानव संस्कृति को बचाइए और मानव संस्कृति नफरत से नहीं बनाई जा सकती है। आप कितनी भी युद्ध लड़ लें, आखिर समझौता वार्ता से ही होगी। सरकार को किसानों के मुद्दों पर भी समझना है, स्वास्थ्य के, और जवाबदेह बने। सवाल भी पूछें, जवाबदेह भी हो और खुद के कार्य भी करें और दूसरों की मदद भी करें। यही हमारे यहाँ के आज के हमारे युवाओं के लिए संदेश है। और निस्वार्थ भाव से काम करें। स्वार्थ जो है हमेशा आदमी को कमजोर बनाता है। जी बिल्कुल 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 सर, के आप बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो निस्वार्थ आपकी तरह लगे हुए मैंने देखे, बहुत कम है, मैंने देखे हैं, ऐसे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। और मैं चाहूंगा कि आप एक मॉडल जैसे आप जैसे लोगों का एक मॉडल की तरह लोगों को अनुसरण करना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है।
और लिटरली सर यू हैव प्रूव्ड आप कहां से कहां पहुंचे हैं और अभी भी आप किस तरीके से लड़ रहे हैं, जबकि आप कहीं और किसी और जगह होते तो शायद सही में नोट छापने की मशीन जिसको बोलते हैं आप उस तरीके से काम कर रहे होते और अभी भी आप लोगों के लिए, गरीब के लिए लड़ रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू सर। तो आज थे हमारे साथ प्रोफेसर ओम शंकर जी और हम सही मायने में सर आभारी हैं आपके। आप हमारे रेडियो पे आए, हमारे श्रोताओं को आपने जो इतना इतना अच्छा टाइम दिया उसके लिए हम आपसे तहे दिल से आभारी हैं सर। बहुत 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 शुक्रिया सर। मैं आभारी हूँ आप लोगों का, और आपको मेरी बात सुनने और आम जनता तक मेरी बात पहुंचाने के लिए मैं आभारी हूँ वो व्यक्ति और श्रोताओं के लिए जिन्होंने इतने प्रेम से मेरी बातें सुनी, और मैं आभारी होऊंगा उस समाज का जो मेरे कहे हुए रास्तों पर कोशिश करे चलने का। शायद इससे समाज का और देश का और हम सब का और मानवता का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सर।